हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया चल रही होगी, यही होप करते हैं आपसे। सर, आपने हमसे तो हमारा हालचाल पूछ लिया, अब आप अपना भी हालचाल बता दो। तो बच्चों, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपसे मिलने के बाद तो तबीयत और बढ़िया हो जाती है, और जैसे हमारी पूरी क्लास चलती है तबीयत बढ़िया से बढ़िया होती जाती है। ठीक है, अब आप जितना पढ़ेंगे ना उतना हम और बढ़िया होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए, पूरा कंसंट्रेट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और बढ़िया सा रिजल्ट लेकर के आइए। और बच्चों, आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि जितना भी क्लास के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है, उतना आपको डेली रिवाइज करना है। उसके पहले का जो पढ़ा गया है उसको भी रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, क्योंकि बिना रिवीजन के हम वो सब बातें ध्यान नहीं रख सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ फॉर सीए फाउंडेशन, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, जिसमें हमारी जर्नी कहाँ तक पहुंच गई थी? हम पहुंच चुके थे, ऑफर को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। किसको डिस्कस कर रहे थे? ऑफर। हमने ऑफर के काइंड्स डिस्कस कर लिए थे बच्चों। ठीक है, इसमें कुछ केसेस थे, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ओके, तो इस तरह से ये केसेस थे इसके अंदर जो कि हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ा था। ठीक है, जिसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। ऑलराइट, उसके बाद हम यहाँ पर 7th पॉइंट तक हमने डिस्कस कर लिया था, द ऑफर मे बी ईदर स्पेसिफिक और जनरल। कि ऑफर दो टाइप का हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। इवन दो हमने ये स्पेसिफिक और जनरल दोनों बातों को कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स में भी डिस्कस किया था कि एक स्पेसिफिक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक और जनरल ऑफर की हम बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक और जनरल ऑफर के अंदर क्या है बच्चों, कि जब ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए तो वो स्पेसिफिक ऑफर है, और जब जनरल में पूरी पब्लिक को कोई ऑफर दिया जाए तो वो जनरल ऑफर कहलाता है। 8th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर, a mere communication of information, casual equity, a prospectus and advertisement। ओके, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये क्या है। मेरे साथ साथ आप लोग नोट करिए, एक हेडिंग नोट करिए, हम पॉइंट कौन सा डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो ऑफर में और दूसरा इनविटेशन टू ऑफर में। ठीक है बच्चों, आपने टेंडर सुना है? टेंडर, ठीक है, क्या होता है टेंडर? टेंडर क्या चीज होती है? टेंडर, अब देखिए, सबसे पहले देखा जाए, अब देखिए कि कहीं पर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छपवाई कि इस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कोई फ्लाईओवर बना रही है गवर्नमेंट। क्या बना रही है? कोई फ्लाईओवर बना रही है। ठीक है, और उस फ्लाईओवर के लिए वो क्या ढूंढ रही है? जो उसको कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या कह रही है गवर्नमेंट? उसने एडवर्टीजमेंट निकाला कि हम ये फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, और जो पर्सन्स इस एरिया के अंदर है, इस क्राइटेरिया के अंदर है, जो इस फ्लाईओवर को बनाना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या लेकर के आए? टेंडर लेकर के आए अपने। टेंडर के अंदर क्या, मान लीजिए हम दो ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाम लेते हैं, जैसे कि हमने एक लिया गोल्डन गेट, हमने एक लिया नाम क्या? गोल्डन गेट। ठीक है, और एक हमने नाम ले लिया डीएलएफ का। ठीक है, अब ये जो गोल्डन गेट नाम की कंपनी है कोई, ठीक है, ये गवर्नमेंट के पास गई। यहाँ पर हम गवर्नमेंट ले लेते हैं, ये यहाँ पर गवर्नमेंट बैठी हुई है। ठीक है, और इस गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि हम इंडिया में कोई पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला। ठीक है, अब ये सबसे पहले गोल्डन गेट कंपनी गई गवर्नमेंट के पास,
ठीक है, उसने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट जो है आपका, ये हम बना सकते हैं कितने में, 4000 करोड़ में बना सकते हैं। कितने में बना सकते हैं, 4000 करोड़ में बना सकते हैं। और वहीं पर सेकंड नंबर पर जो डीएलएफ कंपनी है वो गई गवर्नमेंट के पास और उसने कहा कि हम ये आपका प्रोजेक्ट 350 करोड़ रुपए में बना सकते हैं। सॉरी, 400 करोड़ ले लेते हैं वहां पर, ठीक है, 4000 तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 करोड़ रुपए में बना सकते हैं। और वो कहती है कि 350 करोड़ रुपए में बना सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उसको जिसका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा वो उसको एक्सेप्ट करेगी। चलिए, बात ये तो अलग रही कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले फ्लाईओवर बनाने के लिए एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि हाँ ठीक है, उसने कंस्ट्रक्शन कंपनीज को वहां पर बुलाया, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने एडवर्टीजमेंट पढ़ करके वहां पर उनको अपना प्राइस बताया, अपना टेंडर दिया। अब वो जो टेंडर उन्होंने अपना दिया, वो उन्होंने क्या दिया, अपना ऑफर दिया गवर्नमेंट को। क्या दिया, ऑफर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर 3 स्टेप आ जाते हैं। 3 स्टेप कैसे आ जाते हैं सर, सबसे पहले समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले स्टेप के अंदर एडवर्टीजमेंट आई न्यूज़पेपर के अंदर, सबसे पहले स्टेप में एडवर्टीजमेंट आई। एडवर्टीजमेंट को पढ़ा इन कंपनीज ने, वो एडवर्टीजमेंट दी किसने थी, गवर्नमेंट ने दी थी। उस एडवर्टीजमेंट को इन कंपनीज ने पढ़ा, ठीक है, तो वो कंपनीज क्या लेकर के आई, उस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग अपना ऑफर लेकर के आई। उस एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग क्या लेकर के आई, ऑफर लेकर के आई, ठीक है। अब जब वो कंपनीज अपना ऑफर लेकर के आई, अब उसको कौन सी कंपनी का ऑफर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना है, कौन सी कंपनी का ऑफर, जिस कंपनी का ऑफर फायदेमंद लगेगा गवर्नमेंट को वो उसी का एक्सेप्ट करेगी। तो जिसका भी ऑफर एक्सेप्ट करेगी गवर्नमेंट, वो क्या हो जाएगा, उस कंपनी की तरफ गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, ठीक है। और जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो वहां पर फिर 4th स्टेप पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रोमिस बन जाएगा। और प्रोमिस बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा समझते हुए चलिएगा। पहले जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, हम स्टेप यहां से स्टार्ट कर रहे थे कि सबसे पहले सर ऑफर हुआ, ऑफर के बाद सर हमें मिल जाता है क्या, एक्सेप्टेंस मिल जाती है, ठीक है। और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं आपस में, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रॉमिस। और एंड में एग्रीमेंट क्रिएट हो करके वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जब वो लॉ से एनफोर्स हो जाता है। अब यहां पर एक न्यू स्टेप कौन सा ऐड हुआ, तो बच्चों यहां पर जो न्यू स्टेप ऐड हुआ वो हुआ एडवर्टीजमेंट। अब सर ये एडवर्टीजमेंट क्या है, अब ये एडवर्टीजमेंट क्या चीज है, इस स्टेप को यहां पर क्यों ऐड किया गया। तो बच्चों थोड़ा सा बात पर ध्यान दीजिएगा कि वो कंपनीज गवर्नमेंट के पास ऑफर लेकर कब गई, वो कंपनीज गवर्नमेंट के पास ऑफर लेकर के कब गई, जब उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर क्या देखा, एडवर्टीजमेंट देखा। तो वो एडवर्टीजमेंट जो है उसको हम यहां पर क्या बुलाते हैं, इनविटेशन टू ऑफर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इनविटेशन टू ऑफर बुलाते हैं। बात समझ गए आप लोग कि ऑफर के आने से पहले भी क्या आता है, ऑफर के आने से पहले भी क्या आता है, इनविटेशन टू ऑफर आता है। जैसे हमारे जन्म से पहले हमारा कोई पूर्व जन्म होता है, तो उसी तरह ऑफर के जन्म से पहले भी उसका एक जन्म होता है, जिसको कहा जाता है इनविटेशन टू ऑफर। क्या कहते हैं हम लोग, इनविटेशन टू ऑफर, मतलब ऑफर देने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर के बाद लोग क्या लेकर के आते हैं हमारे पास, ऑफर। ऑफर से एक्सेप्टेंस जब बन जाती है तो वहां पर क्रिएट हो जाता है प्रॉमिस। और जब दो प्रोमिसेस का सेट क्रिएट हो जाता है तो वहां पर क्रिएट होता है क्या, एग्रीमेंट क्रिएट होता है। तो आप बात समझे कि ये एडवर्टीजमेंट क्या है, यहां पर सिर्फ एडवर्टीजमेंट को ही इनविटेशन टू ऑफर नहीं कहा जा सकता। तो सर और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके अंदर, तो बच्चों और ध्यान देना कि क्या क्या बातें हम इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले लिखिए कि इनविटेशन टू ऑफर क्या क्या हो सकता है, एडवर्टीजमेंट बाय गवर्नमेंट, एडवर्टीजमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर टेंडर, एडवर्टीजमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर टेंडर,
और उसके अलावा क्या हो सकता है सर? उसके अलावा बच्चों देखिए क्या चीज़ हो सकती है, जो प्रोस्पेक्टस, जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मिलता है वहाँ पर, या हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस कॉलेज का क्या मिलता है? प्रोस्पेक्टस मिलता है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है? एक तो एडमिशन फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो प्रोस्पेक्टस आपको फ्री में तो मिलता नहीं है, उसके बदले में भी वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपसे क्या लेती है? 400 से 500 रुपये लेती है, ठीक है। तो वो आपको उसके बदले में क्या दिया जाता है? प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, जिसके अंदर कि आपका एडमिशन फॉर्म होता है, प्लस उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर चलती हैं, वो उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अब आपको वहाँ पर वो प्रोस्पेक्टस मिला, उसके अंदर एडमिशन फॉर्म मिला, ठीक है। वो प्रोस्पेक्टस यहाँ पर क्या काम कर रहा है? वो प्रोस्पेक्टस यहाँ पर किस फॉर्म के अंदर आ रहा है? आ रहा है इनविटेशन टू ऑफर। वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपको वो फॉर्म मिला, आपने वो फॉर्म जो प्रोस्पेक्टस के अंदर था उसको फिल करके उस कॉलेज के अंदर सबमिट करवाया। अब वो कॉलेज उस फॉर्म को, आपकी पहले की क्वालिफिकेशन को वहाँ देखते हुए आपको एडमिट करेगा, आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, तो वो आपके ऑफर को, उस फॉर्म को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपका उस कॉलेज के अंदर क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। तो वो जो प्रोस्पेक्टस है वो भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। उसके बाद देखिए, कहीं पर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, जहां पर भी आप शॉपिंग करने गए वहां पर आपको अलग अलग आइटम्स वहां मिलते हैं, और हर आइटम के ऊपर क्या होता है? कोई ना कोई प्राइस टैग लगा होता है। क्या चीज मिलती है हमें? प्राइस टैग मिलता है वहां पर। और वो प्राइस टैग को जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? वो भी हमारे लिए क्या होता है? वो प्राइस टैग भी हमारे लिए इनविटेशन टू ऑफर होता है। क्या होता है बच्चों? वो प्राइस टैग भी हमारे लिए इनविटेशन टू ऑफर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं हम मॉल में गए, ठीक है, और वहां पर कोई बहुत अच्छी जैकेट या शर्ट वहां पर है लगी हुई, और वो पसंद आ गई मुझे, ठीक है, या आप गए, आप में से कोई भी गया और आपको वो शर्ट पसंद आ गई, ठीक है, और आपको प्राइस भी ठीक लगा कि ठीक है, वहां पर 1500 में ये बहुत अच्छी मिल रही है तो हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। और जब आप उस शर्ट को ले करके काउंटर पर गए और आपने कहा कि आई वॉन्ट टू परचेज दिस शर्ट, तो वहां पर जो शॉपकीपर था उसने कहा कि सॉरी, हम आपको ये शर्ट नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वो शर्ट जो थी वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए थी। मतलब उसने आपको कहा कि सर, इसके अलावा हमारे पास कोई अदर पीस इस शर्ट का अवेलेबल नहीं है और ये शर्ट हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो आपने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? जब आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है कुछ लेने के लिए और आप उसको मना कर रहे हैं, तो आप क्या सेल करेंगे यहाँ पर? उन्होंने कहा कि सर, ये शर्ट हमारे सेल के लिए थी ही नहीं, ये ओनली फॉर इन्विटेशन टू ऑफर थी कि आप इस शर्ट को देखें और उसकी डिमांड करें, ठीक है। तो वो मतलब सिर्फ एक वहां पर प्राइस टैग लगा था और शर्ट लगी थी, तो वो इनविटेशन टू ऑफर की फॉर्म में लगी हुई थी। वहां पर कोई भी इनविटेशन के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता किसी को भी कि उसने इनविटेशन टू ऑफर दिया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाना ही पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इनविटेशन टू ऑफर कभी भी बाउंडेशन क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? लोन एडवर्टीजमेंट। जैसे बहुत बार न्यूज़पेपर के अंदर, टीवी के अंदर, ठीक है, सुनहरा घर, सपनों का घर, इस तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं अलग अलग बैंक्स के। वो सब भी क्या होते हैं? क्या एक बैंक आपको कह रहा है जी आप हमारे पास आइए, हम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको लोन इशू कर देंगे। अब आप जाइए उनके पास, और क्या वो हाथों हाथ आपको लोन दे देंगे? ऐसा नहीं होगा। जो आपने एडवर्टीजमेंट देखा, उन्होंने जो बात बोली वो इनविटेशन टू ऑफर थी। वहां पर वो क्या थी? इनविटेशन टू ऑफर थी, ठीक है। तो ये लोन एडवर्टीजमेंट हो गया, प्राइस टैग हो गया, प्रोस्पेक्टस है, एडवर्टीजमेंट फॉर गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंट फॉर टेंडर, ये सब क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। तो ऑफर बनने से पहले हमारे पास क्या आता है बच्चों? इनविटेशन टू ऑफर आता है। अब मेरे साथ साथ एक इक्वेशन आप नोट करिएगा, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि क्या क्या चीजें कैसे बनती हैं, ठीक है। सबसे पहले नोट करिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है इनविटेशन टू ऑफर। सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफर आया। इनविटेशन टू ऑफर के साथ मिली एक्सेप्टेंस, हमने एक्सेप्ट किया इनविटेशन को। जब इनविटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, उस टाइम पे क्रिएट हुआ ऑफर।
तब क्या बना, ऑफर। जब ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस मिली, जब ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस मिली तब क्रिएट हुआ प्रॉमिस। और जब बहुत सारे सेट्स ऑफ प्रोमिसेस जुड़ गए उसके बाद क्या क्रिएट हुआ, उसके बाद क्रिएट हुआ एग्रीमेंट। उसके बाद क्या क्रिएट हुआ बच्चों, एग्रीमेंट। ठीक है, तो आप बात समझ गए कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या डिफरेंस है। इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या डिफरेंस है। इनविटेशन टू ऑफर जो है वो बहुत सारे पर्सन्स भी ला सकते हैं, ठीक है, और जो ऑफर है वो किसी एक को दिया जाएगा, जिसको दिया जाएगा उसी की एक्सेप्टेंस वहां पर वैलिड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस रहा। अब अपने इसको थोड़ा देखते हैं वहाँ पर कि हमें कौन से केसेस इसके रिगार्डिंग मिलेंगे और क्या क्या कंसेप्ट और इसका है। ठीक है, अब देखिए साथ में पढ़िएगा। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन इन्विटेशन टू ऑफर अ मियर कम्युनिकेशन of information, casual equity, a prospectus and advertisement. All right, अब देखिए, an invitation to make an offer or do business. In case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites the other party to make an offer. कि invitation to offer किस लिए किया जाता है, ताकि कोई और पार्टी आकर के हमें क्या दे, ऑफर दे। इनविटेशन टू ऑफर किस लिए दिया जाता है, ऑफर बुलाने के लिए दिया जाता है कि लोग आकर के हमें ऑफर दे, ऑफर के लिए इनवाइट किया जाता है। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड आउट द इन्विटेशन दैट ही इज विलिंग टू डील विद एनी पर्सन हु ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन is ready to enter into contract with him subject to final terms and condition। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्विटेशन टू ऑफर देने का, वो क्या होता है, जो भी पर्सन इनविटेशन टू ऑफर दे रहा होता है वो चाहता है कि पर्सन उसके पास आए ऑफर लेकर के, और जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हो फाइनल, उसके अकॉर्डिंग वो उसके साथ क्या क्रिएट करे, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन इज एन इन्विटेशन टू द ऑफर। कि कहीं पर कोई ऑक्शन लग रही है और उस ऑक्शन की एडवर्टीजमेंट की गई है, ठीक है, तो वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर है। ठीक है, इट मेयरली इनवाइट्स ऑफर्स बिड्स मेड एट द ऑक्शन। और उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को बुलाया जाता है कि लोग वहां पर आएं और बिड लगाएं। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी इज ओनली एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑक्शन है या रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है वो सब क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। अब उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट रहा बच्चों। अब इसके बाद आप सेकंड पॉइंट पर देखिए कि क्या चीज हमें मिल रही है। सेकंड नंबर पर देखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। कि अगर किसी ने किसी तरह की कुछ अनाउंसमेंट कर दी है तो वो भी ऑफर नहीं होता है, वो भी किस फॉर्म के अंदर आता है, इनविटेशन टू ऑफर में ही आता है। और ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे पूछा किसी ने, मान लीजिए कि आपका कोई प्लॉट है और आपसे किसी ने पूछा कि आप इसको मिनिमम प्राइस में कितने में आप सेल करना चाहेंगे, आपने उसका प्राइस बता दिया, आई वांट टू सेल इन 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो आपने जस्ट उसके क्वेश्चन का आंसर दिया। वो क्वेश्चन का आंसर देना इन कोई ऑफर देना नहीं हुआ। ठीक है, वो किस फॉर्म के अंदर जाएगा, इनविटेशन टू ऑफर फॉर्म के अंदर जाएगा। ठीक है, अब सामने वाला उसके लिए यस करता है, वो आपको सेल करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, इट डिपेंड्स ऑन इट हिम। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है वहां पर कि उसको सेल करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक केस है हार्वे वर्सेस फेसी। ठीक है, इस केस के अंदर क्या हुआ कि एक पर्सन है, ठीक है, कोई मान के चलिए कि प्लेंटिफ्स हैं, और उसने डिफेंडेंट को पूछा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम करके कि आपका मैं क्या, आप मुझे अपना मतलब बम्पर हॉल पेन बेचना चाहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे इसका लोएस्ट कैश प्राइस जो है वो टेलीग्राफ कर दीजिए। उसने दो क्वेश्चन पुट किए, एक प्लेंटिफ्स है और दूसरा क्या है, डिफेंडेंट्स है। ठीक है, मतलब एक केस करने वाला बंदा है और दूसरा
जिस पर केस किया गया वो है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं है, ठीक है। तो प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट्स को पूछा था कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, ठीक है। अब क्या हुआ कि डिफेंडेंट्स जो था, ठीक है, उसने उसको रिप्लाई किया, उसने उसके क्वेश्चन का जवाब दिया, बट उसने जो क्वेश्चन को आंसर किया वो पहले क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। उसने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे अपना लोएस्ट कैश प्राइस जो है वो बताइए, ठीक है। The defendants replied through telegram that the lowest price for bumper hole pen is 900 pound. उसने ओनली उसको क्या बताया कि लोएस्ट कैश प्राइस क्या है, उसने इस चीज का जवाब नहीं दिया विल यू सेल अस बम्पर होल पेन, कि आप हमें अपना बम्पर होल पेन बेचेंगे। उसने इस बात का जवाब येस और नो में उसको नहीं दिया। हाउएवर द डिफेंडेंट्स रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी। अब इसके बाद द प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय बम्पर होल पेन। अब जो प्लेंटिफ्स था उसने उसको एक और टेलीग्राम भेजा कि हम आपका बम्पर होल पेन 900 पाउंड में खरीदने को तैयार हैं, जबकि डिफेंडेंट ने तो कुछ कहा ही नहीं कि मैं आपको बेचना चाहता हूं या नहीं बेचना चाहता। उसने तो जस्ट उसके सेकंड क्वेश्चन का जवाब दिया कि अगर वो उसको बेचेगा कभी तो उसका मिनिमम कैश प्राइस कितना हो सकता है, 900 पाउंड हो सकता है। हाउएवर द डिफेंडेंट्स रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी एट द प्राइस, और एंड में क्या हुआ, डिफेंडेंट ने उस प्रॉपर्टी को उस प्राइस पर बेचने से क्या कर दिया, मना कर दिया। द प्लेंटिफ sued द डिफेंडेंट्स कंटेंडिंग दैट दे हैड मेड एन ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी एट 900 पाउंड, और प्लेंटिफ ने मतलब उस डिफेंडेंट पर केस कर दिया कि इन्होंने मतलब ऑफर दिया था हमें कि वो अपनी प्रॉपर्टी क्या 900 पाउंड में सेल करेंगे, एंड देयरफॉर दे आर बाउंड टू बाय द ऑफर, और वो इस ऑफर को लेने के लिए क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। However, the Privy Council did not agree with the plaintiffs. प्रीवी काउंसिल जो थी उसने डिसीजन दिया और उसने कहा कि वो प्लेंटिफ्स के साथ जिसने केस किया था उससे एग्री नहीं करती है, ऑन द ग्राउंड दैट व्हाइल प्लेंटिफ्स हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस द डिफेंडेंट रिप्लाइड ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन बाय कोटिंग द प्राइस बट डिड नॉट आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बट रिजर्व्ड देयर आंसर विद रिगार्ड टू देयर विलिंगनेस टू सेल। उन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, उन्होंने ओनली कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया, जो मिनिमम कैश प्राइस पूछा गया था उसी का आंसर दिया। तो ये कोई ऑफर नहीं हुआ था, ठीक है। दस दे मेड नो ऑफर एट ऑल, उन्होंने कोई भी ऑफर नहीं प्लेंटिफ्स की तरफ दिया था। देयर लॉर्डशिप हैड दैट द mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell the person who had inquired about the price। आप जानते हैं कि implied contract क्या होता है, जिसमें कि by action कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो वहां पर जाकर के हम टेबल चेयर पर बैठ गए तो वहां पर वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम वहां पर बैठे हैं तो कुछ खाने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। या फिर हम कहीं पर मान लीजिए कि कोई रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं और यूनिफॉर्म में कुली आया और कुली ने हमारा सामान उठाया और उठा करके बाहर की ओर ले चला, ठीक है, और हमने उसको रोका नहीं, तो वहां पर वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है कि हम बाय एक्शन समझ जाते हैं कि ये पर्सन को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो केस था उसमें ये डिसीजन दिया गया कि ये किसी तरह का कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई ऑफर उनको नहीं दिया था, जस्ट उन्होंने अपना कैश प्राइस, अपनी इंटेंशन दिखाई थी, वहां पर किसी क्वेश्चन का आंसर दिया था। देखो बच्चों लास्ट में था ना, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, कि अगर आप किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर करते हो अपनी किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या अपनी कोई चीज के रिगार्डिंग, तो वो किसी तरह का कोई ऑफर क्रिएट वहां पर नहीं करता है, ठीक है। तो ये ऑफर नहीं हुआ, तो ये इस थर्ड पॉइंट के रिलेटेड एक केस यहां पर हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह का एक केस है, द अबव डिसीजन वाज फॉलोड इन मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना। इसमें क्या था, वेयर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैड सेड दैट he would not accept less than 6,000 pound for it. This statement did not indicate any offer but indicated only an invitation to offer. अब मान लीजिए कि कोई दो दोस्त बैठे हैं, उन दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और एक दोस्त ने जाहिर की कि मैं कोई प्लॉट खरीदना चाहता हूं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, ठीक है, और दूसरे दोस्त ने ये कहा कि मतलब मैं तो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो
6000 पाउंड से कम में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो वहां पर अब इसको किस सेंस में लिया जा सकता है, वहां पर उसको ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर के सेंस में लिया जा सकता है। अब दोस्त ने मान लीजिए कि कहा कि मतलब मैं 6100 में खरीदने को तैयार हूं। दोस्त ने कहा नहीं, 6100 भी सही नहीं है, मुझे ये मंजूर नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए कि आगे 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 अमाउंट बढ़ता गया, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, इनविटेशन टू ऑफर बनता जाएगा, और जिस प्राइस पर भी वो एग्रीमेंट सेटल हो जाएगा, मान लीजिए कि 6000 या 7000 पर वो अमाउंट सेटल हो गया और दोनों पार्टीज ने ऑफर दे करके एक्सेप्टेंस दे दी, तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन जाएगा। वहां पर वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एक केस था जिसके अंदर की ये था कि जब तक प्राइस को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है तब तक वो क्या क्रिएट नहीं हो सकता है, वहां पर एग्रीमेंट क्रिएट नहीं हो सकता है या ऑफर नहीं बन सकता है। इस सिचुएशन में ये क्या बन रहा था, इस सिचुएशन में ये काउंटर ऑफर बन रहा था कि एक पार्टी अपना, उसने ऑफर दिया यहां पर 6000 पाउंड का, ठीक है। सामने वाली पार्टी ने उसको रिजेक्ट करते हुए अपना ऑफर रख दिया कि मैं इतने में लेना चाहता हूं। फिर सामने वाली पार्टी ने कहा नहीं, मुझे इतना मंजूर नहीं है, मैं तो 7500 पाउंड में बेचना चाहता हूं। फिर उसके बाद उससे सामने वाली पार्टी ने एक और अमाउंट रखा। मतलब जब एक ऑफर को रिजेक्शन मिलते हुए दूसरे ऑफर को रखा जाता है तो वो काउंटर ऑफर कहलाता है, ठीक है। तो ये भी ऑफर नहीं हुआ, ये यहां पर क्या हुआ, काउंटर ऑफर हुआ कि एक ऑफर को रिजेक्ट करते हुए उसके बदले में दूसरा ऑफर देना, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल ऑक्शन का आ रहा है। क्या ऑक्शन में भी सेम चीज चलती है या नहीं चलती है, कि बिड लगाई जाती है अलग अलग अमाउंट्स के ऊपर, ठीक है ना, बिड लगाई जाती है अलग अलग अमाउंट्स के ऊपर, और वहां पर जब वो लास्ट अमाउंट एक्सेप्ट हो जाता है तो वहां पर वो क्रिएट होता है एग्रीमेंट, ठीक है। यहां पर देखिए एक बात उसने कही है कि द ऑक्शनर, यहां पर सिमिलरली व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन द ऑक्शनर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन हु अटेंड्स द सेल, कि जो ऑक्शनर होता है वो जितने भी सेल के अंदर आते हैं बंदे, उन सब के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। द ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टीजमेंट टू सेल, वो ऑक्शन क्या होती है, माल को बेचने के लिए एक तरह का इन्विटेशन होता है, ठीक है। बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर सेल दो पर्सन्स हु हैव कम टू द ऑक्शन मे हैव द इंटेंशन टू परचेज, जब तक वहां पर बैठे लोग उस माल को, उस सामान को, उस गुड्स को खरीदने के लिए अपनी इंटेंशन शो नहीं करते या प्राइस नहीं बताते हैं, तब तक वो क्या नहीं होता, ठीक है, तब तक वहां पर ऑफर क्रिएट नहीं हो सकता है। सिमिलर डिसीजन वाज गिवन इन द केस हैरिस वर्सेस निकरसन, ठीक है। हैरिस वर्सेस निकरसन का एक केस है जिसके अंदर की ये दिखाया गया है कि वो किसी ऑक्शन में गया था और वहां पर क्या हुआ कि ऑक्शन कैंसिल हो गई, और उसके बाद क्या डिसीजन आया, चलिए अपने देखते हैं इस केस को अच्छे से, ठीक है। और साथ में इस केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको साथ में डिसीजन भी आपको बताया जाएगा इसका, और आप साथ में नोट करिएगा इस केस को, ठीक है। ऑक्शन के रिलेटेड ये केस है, जो हमारा पॉइंट चल रहा है इनविटेशन टू ऑफर, उसी के रिगार्डिंग ये केस है, ठीक है। तो चलिए इस केस को साथ में नोट भी करिएगा। लिखिए, केस का नेम लिखिए सबसे पहले, हैरिस वर्सेस एन निकरसन, हैरिस वर्सेस एन निकरसन। अब इस केस के फैक्ट क्या हैं कि एन ऑक्शनर एडवर्टाइज्ड इन अ न्यूज़पेपर दैट अ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर विल बी हेल्ड ऑन पर्टिकुलर डे। यहां पर क्या सेल करने की ऑक्शन लगाई गई है, किसके लिए बुलाया गया लोगों को, फर्नीचर को सेल करने के लिए, ठीक है। किसको सेल करने के लिए, फर्नीचर को। अब इसका सेकंड फैक्ट जो है वो क्या है, सेकंड फैक्ट है कि मिस्टर एक्स with intention to buy furniture came from a distant place for the auction but the auction was cancelled। अब इसके अंदर कोई मिस्टर एक्स नाम के पर्सन आए, वो ऑक्शन में उस फर्नीचर को परचेज करने के लिए आए थे, बट एट द एंड क्या हुआ कि वो ऑक्शन क्या हुई, कैंसिल हो गई। वो ऑक्शन क्या हुई, कैंसिल हो गई। अब मान लीजिए कि मुंबई में कहीं पर ऑक्शन चल रही है और मिस्टर अंबानी वहां पर पहुंच जाते हैं उस ऑक्शन के अंदर, ठीक है, या दिल्ली में कहीं ऑक्शन चल रही है और मिस्टर अंबानी वहां पर
ऑक्शन के लिए पहुंच जाते हैं और एंड में वो ऑक्शन कैंसिल हो जाती है, तो वहां पर वो ये नहीं कह सकते कि ये ऑक्शन या ये कॉन्ट्रैक्ट किया ही जाए। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते। कोई भी पर्सन जो उस ऑक्शन में गया हो वो उस ऑक्शन में किसी भी ऑफर को या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑक्शन, कोई भी ऑक्शन होगी कभी भी, वो जस्ट क्या रहने वाली है वहां पर, वो रहने वाली है इनविटेशन टू ऑफर की फॉर्म में। किसमें रहने वाली है? इनविटेशन टू ऑफर की फॉर्म में। और इनविटेशन टू ऑफर कभी भी बाउंड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, कभी भी बाउंड नहीं किया जा सकता। तो ये केस जो था वो हैरिस वर्सेस एन निकर्सन का था, और इसके अंदर जो डिसीजन दिया गया कोर्ट ने, ठीक है, डिसीजन क्या दिया था इस केस के रिगार्डिंग कोर्ट ने? डिसीजन ऑफ कोर्ट लिखिए, डिसीजन ऑफ कोर्ट। डिसीजन ऑफ कोर्ट ये कहता है एन ऑफर मस्ट बी, एन ऑफर must be distinguished from mere expression of intention, must be distinguished from mere expression of intention, expression of intention। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट एडवर्टीजमेंट मेड बाय, इट वॉज हेल्ड दैट एडवर्टीजमेंट मेड बाय auctioneer was merely expression of intention, made by auctioneer was merely expression of intention, and not an offer which could be accepted, and not an offer which could be accepted। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? डिसीजन ये दिया कि जो ऑक्शन थी, या ये पहली बात ये कही गई कि एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, कि जब कोई सिर्फ इंटेंशन दिखाई जाती है कहीं पर, कोई भी ऑफर देने की इंटेंशन दिखाई जाती है, ऑफर लेने की, इनविटेशन टू ऑफर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन। ठीक है, तो ऑफर जो है वो इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट है। और ये कहा गया कि इट वॉज हेल्ड दैट एडवर्टीजमेंट मेड बाय ऑक्शनियर वॉज मेयरली एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन, कि उसने सेल करने की वहां पर सिर्फ इंटेंशन दिखाई थी, एंड नॉट एन ऑफर, किसी भी तरह का ऑफर नहीं था, विच कुड बी एक्सेप्टेड, जिसे कि एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर लिखिए, जो मेन नोट हमें इसके पॉइंट के रिगार्डिंग लिखना है वो नोट करिए कि क्या होगा। नोट डालिए और लिखिए, एडवर्टीजमेंट टू कंडक्ट ऑक्शन, एडवर्टीजमेंट टू कंडक्ट ऑक्शन is just invitation to offer, is just invitation to offer, and not offer, and not offer। So any person working, so any person working on the same will not be eligible for any kind of compensation, for any kind of compensation
रिगार्डिंग द सेम, रिगार्डिंग द सेम। ओके, तो जो ऑक्शन है वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। अगर वो जो एडवर्टीजमेंट दी गई थी ऑक्शन के लिए वो भी इनविटेशन टू ऑफर थी, और अगर वहाँ पर कैंसिल हो जाता है ऑक्शन तो वहाँ पर कोई भी पर्सन वहाँ पर उसको केस नहीं कर सकता या उसके रिगार्डिंग कोई कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकता है। ठीक है, वो मेयर एन इनविटेशन टू ऑफर है जिसको किसी भी फॉर्म के अंदर बाउंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि वहाँ पर कोई केस करके कंपनसेशन की डिमांड करे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमने ये वाले केस की बात की, कौन सा, हैरिस वर्सेस निकर्सन। ठीक है, इसका आपने डिसीजन यहाँ पर अपनों ने लिखा, इसको नोट कर लिया होगा आपने साथ में। ठीक है, इस डिसीजन को ध्यान में रखना है, और ये जिस पॉइंट के रिगार्डिंग है उसको भी बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अपने बात करें और नेक्स्ट पॉइंट पर, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। बिल्कुल, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कैसे सर? इसको अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो चीज़ें हैं। एक्सप्रेस के अंदर क्या क्या आ सकता है और इम्प्लाइड के अंदर क्या आ सकता है। देखो, एक्सप्रेस के अंदर हो सकता है कि रिटर्न फॉर्म में किया जाए इसको। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में किया जाए। ठीक है, जैसे कि आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो वो प्रॉपर्टी जो सेल करनी है वो आप ओरली कर सकते हैं क्या? आप मुझे एक बात बताइए, आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, आप सामने वाले के पास में खड़े होकर के बोल दीजिए, जो अपोजिट पार्टी है उसके, कि मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। बस इतनी बात कहने से क्या प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी? यहाँ आपने कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदी और आपने जस्ट ये उसने कह दिया कि हाँ जी मैंने आपको प्रॉपर्टी बेच दी है, ठीक है, और आपसे अमाउंट ले लिया, आपके पास क्या प्रूफ है आगे कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है? तो ये जो रिटर्न, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या ऑफर क्या हो सकता है, रिटर्न फॉर्म के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो कहीं भी प्रॉपर्टी सेल करने का एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं। दूसरा जो हो सकता है वो ओरल फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। किसके अंदर हो सकता है? ओरल में। ओरल में कैसे हो सकता है? हम किसी शॉप पर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई पेन परचेज करना है और आप शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा कि आई वांट टू परचेज वन पेन, आपने पेन लिया, उसको अमाउंट पकड़ाया, मतलब इंस्टेंट कैश पेमेंट के जो केसेस हैं वो ओरल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सप्रेस है उसके अंदर एक तो रिटर्न फॉर्म आ सकती है और दूसरी एक्सप्रेस के अंदर ओरल फॉर्म आ सकती है। ठीक है, तो एक्सप्रेस के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, एक रिटर्न और दूसरी ओरल। अब सर ये रिटर्न का तो हो गया, अब इम्प्लाइड ऑफर कैसे हो सकता है? इम्प्लाइड ऑफर इस तरह से हो सकता है कि हम सिटी के कोई भी एरिया के अंदर खड़े हों जहां पर बसेस आती जाती हों या ट्रांसपोर्ट चलता हो। ठीक है, सिटी बसेस का, हम वहां पर खड़े हैं, वहां पर हमें जिस एरिया में जाना है, ठीक है, वहां की बस आ गई। अब हम जो कंडक्टर है उससे बात थोड़े ना करेंगे जा करके कि जी आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करिए और मुझे उस जगह पर छोड़ करके आइए। जब बस आकर के वहां खड़ी हो गई तो उसको देख करके हम बस में चढ़ जाएंगे और अपनी जगह लेकर के बैठ जाएंगे। तो वो क्या हो जाता है? इम्प्लाइड हो जाता है। हम किसी होटल में गए, अगर होटल में जा करके हम वहां पर टेबल पर बैठ जाते हैं तो वहां पर वो इम्प्लाइड होता है कि आप वहां पर कुछ ना कुछ खाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, या फिर जैसा हमने कुली का एग्जांपल लिया था कि आप रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं, आप कहां से जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन पे, वहां पर यूनिफॉर्म में एक पर्सन आता है जिसने की कुली की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ठीक है, और वो आपका सामान लेकर के चल पड़ता है, तो आपने उसको मना नहीं किया ले जाने से, इट मीन्स कि वहां पर इम्प्लाइड ऑफर हो गया कि आप चाहते हैं कि वो आपका सामान लेकर के जाए और उसके बदले में आपको क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये होता है जहां पर बाय एक्शन, जहां पर बाय एक्शन क्या क्रिएट हो जाए? ऑफर। जहां पर बाय एक्शन ऑफर दिया जाए वो क्या होता है? इम्प्लाइड ऑफर होता है। वो क्या होता है बच्चों? इम्प्लाइड ऑफर होता है। हम अपने एक्शन से किसी को ऑफर दे रहे हैं ना, हम बस में चढ़ गए, इट मीन्स हमने अपना ऑफर दे दिया, अब वो हमें उस पर्टिकुलर प्लेस पर लेकर के जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक्सेप्टेंस भी हो गई। कुली ने जब सामान लेकर के चल पड़ा तो हमने उसकी यूनिफॉर्म देख ली कि वो कुली है, तो हमारी तरफ से उसका ऑफर था और हमने उस ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। जब हम होटल में जाकर के बैठे तो हमने उनको क्या दिया? ऑफर दिया, और वो हमसे आकर के उन्होंने क्या लिया? एक्सेप्टेंस दे दी और हमसे हमारा ऑर्डर ले लिया। तो ये क्या होते हैं बच्चों? इम्प्लाइड ऑफर होते हैं, ये इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, हम वो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। अ बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल
without being asked to do so. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. Here boy makes an implied offer. Okay? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ जाता है कि अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर. मेन पॉइंट ये चल रहा है हमारा यहाँ पर, जो 10th पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है. और इसी के अंदर यहाँ पर हमें जो हमने पहले यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस की थी किसकी, कि जो डिफरेंस पढ़ा था हमने, कौन सा डिफरेंस हमने पढ़ा था, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच जो डिफरेंस हमने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन जो हमें यहाँ मिल जाएगी अब. ठीक है. एन ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर, कि जो एक ऑफर होता है वो इन्विटेशन टू ऑफर से अलग होता है. एन ऑफर इज डेफिनेट एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. एक ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट में बदला जा सकता है और वो इसी इंटेंशन से होता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया जाए. वेयर एज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज ओनली अ सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर, कि जो इन्विटेशन टू ऑफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफर लेने के लिए दिया जाता है. मतलब ऑफर को इनवाइट किया जाता है कि हमारे पास चल करके ऑफर लेकर के कोई पर्सन आए. It is an attempt to induce offers and precedes a definite offer. An invitation to offer is an act precedent to making an offer. Acceptance of an invitation to an offer does not result in the contract. कि जो invitation to offer की जो acceptance है वो contract में नहीं बदलती है. And only an offer emerges in the process of negotiation. ठीक है, मतलब ये किस में convert हो जाता है, only offer में convert होता है. क्या? invitation to offer. ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, यहाँ पर ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस मैटर को अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है, अब जैसे हम इसका एग्जांपल जरूर देखते हैं. यहाँ पर एग्जांपल हमें जो दिया हुआ है इसका, द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सर्टन गुड्स ऑन द लिस्टेड प्राइसेस. इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक है, कि अगर कहीं पर कोई प्राइस लिस्ट लगी हुई है कुछ गुड्स की, तो वो ऑफर नहीं होता है किसी को भी. वो जो भी गुड्स की प्राइस है वो सेल करने के लिए हो, ये जरूरी नहीं है. वो इनविटेशन टू ऑफर भी हो सकती है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर. ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके बारे में बताया हुआ है कि इनविटेशन टू ऑफर क्या है और ऑफर क्या है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इनके बीच का डिफरेंस, क्योंकि इस कंसेप्ट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये वाला जो कंसेप्ट है इसको हम रिवीजन फॉर्म में अपनी नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ताकि हमने जो पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, उसको रिवीजन करने के व्यू से हम इसको रीड करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर. ठीक है, और आपका ये होमवर्क है कि आप इस पूरे मैटर को पढ़ेंगे और जितना पहले पढ़ाया उसको भी रिवाइज करिए. ठीक है, जितने केसेस करवाए हैं उन केसेस को भी रिवाइज करिए, क्या कंक्लूजन उन केसेस के अंदर आया है. ठीक है, और क्या डिसीजन लिए गए हैं, वो डिसीजन आपको उसी लैंग्वेज के अंदर याद रखने हैं. ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए. टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू.